नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स और लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो आपकी स्टेट की पीसीएस एग्जामिनेशंस होती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें। जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है यहां पर दिखाया जा रहा है, उसको ये आपका शो हो रहा है, इसको जरूर आप ज्वाइन कर ले। और अब हम देखेंगे कि आज हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा G7 कंट्रीज को लेके है। अभी जो रशिया यूक्रेन वाला जो मैटर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है आपका जीएस पेपर 2 में आएगा, तो ये आपका न्यूज में है। G7 कंट्रीज ने वहां पर कंसर्न रेज किया है। और दूसरा जो हमारा यहां पर टॉपिक है वो यूएन ने ग्रांट किया है ऑब्जर्वर स्टेटस किसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, इन अ हिस्टोरिक डिसीजन। ठीक है ना, ये पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो है आपका फ्रांस के साथ मिलकर इनिशिएटिव लिया था। ठीक है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहां है, गुरुग्राम में, ग्वाल पहाड़ी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये सारी उन कंट्रीज से संदर्भित है जो आपकी कहां पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच वाला एरिया है, जहां वर्ष भर जो है सन रेज जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर वहां पर पेनिट्रेट होती है, इसलिए सौर ऊर्जा की उपलब्धता वहां पर सर्वाधिक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद संपन्न प्रोजेक्ट है आपका, ये एक तरीके से पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएगा, ये दूर संचार विभाग से रिलेटेड है, इसको भी देखेंगे हम। पेपर 3 में आ जाएगा, ये पेपर 2 का पार्ट है, सेकंड वाला भी 3rd में भी रख सकते हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसका। उसके बाद हुनर हाट की बात है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के संदर्भ में है ये आपकी, है ना। जैसे आज आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो जो हमारे यहाँ परंपरागत जो लोग शिल्पकार का काम करते थे उनके पास कोई हुनर है तो उसको प्लेटफॉर्म देना और उनकी आय को बढ़ाना, है ना। और जो आपका कोई उत्पाद अगर स्पेसिफिक स्थान पे होता है तो उसको भी वरीयता दिलाना और उचित मूल्य दिलाना है, उससे रिलेटेड है ये आपका। तो 3rd पेपर में रख सकते हैं इसको। लास्ट मंथ साइंस टेक का पार्ट है और ये जीएस पेपर 3rd में आएगा। नासा का IXPE मिशन है, फिर से वही ब्लैक होल और जो डार्क मैटर उसी से रिलेटेड है ये आपका, हम इसको देखेंगे, कवर करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे हम डार्क मैटर देखते हैं और एक ब्लैक होल देखते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। कैसे डिफरेंस है कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो अगर इस ब्रह्मांड में हम देखें तो 69% जो आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको बोलते हैं हम डार्क एनर्जी, और जो 27% है हमारा वो अदृश्य पदार्थ होता है, और 4% जो है वो आपका सामान्य पदार्थ होता है। अब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे पदार्थ मिलकर बना होता है तो वो 2 कणों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं हम फर्मियॉन्स, ठीक है ना, मैक करके उसको डिनोट करते हैं, और दूसरा बोसॉन से आपका ये फोर्थ पार्टिकल होता है। और उसका और माइनर लेवल, माइक्रो लेवल देखें बल्कि हम, तो एक को क्वैक्स बोलते हैं सूक्ष्म कण, दूसरे को लेप्टॉन्स बोलते हैं, और इन दोनों से मिलकर बनता है आपका बैरियॉन्स, और बैरियॉन्स से ही मिलकर बनता है आपका डार्क मैटर। ठीक है ना। अब डार्क मैटर की जो खोज हुई थी वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हुई थी आपकी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से वहां आपकी डेविएट हो जाती है जो भी आपका रेज जाती है ना, प्रकाश की किरण जाएगी तो वो डेविएट हो जाती है वहां से। अब ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ब्लैक होल क्या है, तो जैसे हमारे मानव जीवन में फेज होता है वैसे ही आपका तारों का भी जीवन होता है। तो तारों में आपका खुद का प्रकाश होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाता है क्या, हीलियम बनाता है, जिसको फ्यूजन बोलते हैं हम। अब जब ओल्ड एज में आता है आपका तारा तो उसको बोलते हैं हम रेड जाइंट, जिसको हम बोलते हैं लाल दैत्य वाला, हिंदी में हम उसको संबोधित करते हैं। अब तारा जब मृत हो जाता है तो उसमें 3 तरीके का जो है वो क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन, और उसका आधार आपका गुरुत्वाकर्षण है। तो सबसे कम जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको बोलते हैं हम व्हाइट ड्वार्फ, मतलब श्वेत बामन। उसके बाद न्यूट्रिनो बोलते हैं,
ठीक है, और उसके बाद मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है जिसमें, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। तो 3 स्टेजेस हैं आपके मृत तारे की अवस्था में, और ब्लैक होल में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, तो जो भी चीज उसके पास से निकलेगी वो उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर विलीन कर लेता है, इसीलिए इसको स्टार ईटर भी बोला जाता है। अब तारों में जब विस्फोट होता है तो एक तो पार्शियली होता है एक्सप्लोजन, और एक होता है जो कंप्लीटली है ना पूर्ण विस्फोट। तो पार्शियली में क्या होता है कि कुछ जो हाइड्रोजन है वो, कुछ जो हाइड्रोजन युक्त आपका एरिया है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और सुपरनोवा में जो है इसी को बोलते हैं हम नोवा, जो पार्शियल आपका विस्फोट होता है उसको नोवा। और अगर कंप्लीटली वहां पर कंप्लीटली मतलब पूर्ण विस्फोट हो गया है ना तारों का, जो हाइड्रोजन से आपका हीलियम में कन्वर्जन है, तो उसको बोलते हैं हम सुपरनोवा। सुपरनोवा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर की होंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे की ओर चलेंगे हम लोग। और यहां पर जो हमारा पहला आर्टिकल है G7 कंट्रीज को लेके, जीएस पेपर 2 है। तो अभी ये जो G7 रिचेस्ट डेमोक्रेसीज का एक आपका अलायंस है, अमीर जो लोकतंत्र देश है उनका एक समूह है, उन्होंने यहां पर एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया और मास्को से मतलब रशिया से बातचीत करने के लिए परस्पर एकत्रित होने का आग्रह भी किया है यूक्रेन के मुद्दे को लेके। ये कंटेक्स्ट है। अब की पॉइंट्स देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया हम देख ले कि मुद्दा क्या चल रहा है। ये बहुत पुराना मुद्दा है, यूक्रेन मतलब मुद्दा है यूक्रेन को लेके। अब यहां पर ध्यान से दिखेगा कि ये जो निर्णय है वो लिया गया आपका, जो रिसेंट आपकी मीटिंग हुई G7 की, जो अटेंड की गई किसके द्वारा, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जो आपके ब्लिंकन है, और उनके जो काउंटर पार्ट्स में फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा था। तो ये जानने की जरूरत है कि किसने किसने वहां पर पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जो डिसीजन ये आया, तो क्यों आया, यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो है चिंता, इंटरनेशनल कॉन्सर्न रेज हुआ दैट रशिया कुड इन्वेड यूक्रेन, मतलब यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है रशिया। रशिया बोलता है कि हमारी सोवरेनिटी का मुद्दा भैया, हमारा क्षेत्र है वो, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका रशिया ने किसी भी हमले की योजना से यहां पर जो है डिनाई भी किया कि हम कोई हमले की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर कंसर्न जो है ये रेस कर रहे हैं। अब इशू क्या है, इशू ये है कि जो यूक्रेन है आपका इज एट द सेंटर ऑफ अ क्राइसिस इन ईस्ट वेस्ट रिलेशन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल केंद्र बिंदु है वो आपका क्राइसिस का, कहां पर, ईस्ट और वेस्ट के बीच में बात कर रहे हैं। एज इट एक्यूजेस रशिया ऑफ अमेजिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल लार्ज स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव, ठीक है ना। तो यहां पर जो है रूस जो है संभावित बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की तैयारी के लिए हजारों सैनिकों को इकट्ठा करने का आरोप हमेशा लगाता रहता है ना। तो वो बोलता है भैया हमारे संप्रभुता का मुद्दा है तो हम तो जाके यहां पर सेव करेंगे। अब रशिया ने यहां पर जो है आरोप भी लगाया, एक्यूजेस यूक्रेन एंड द यूएन, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए जो यूएसएसआर है और यूएसए, उसके पहले उसके बीच पहले भी प्रॉब्लम थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वहां पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेके, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात कि विश्व की 2 प्रमुख शक्तियां हैं, तो प्रभुत्व का वहां पर संघर्ष है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखते हैं, है ना, ठीक है। वहां पर क्या है, शक्ति का संघर्ष है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पावर, और आप जो है और शक्ति का संघर्ष देखते हैं, उसी आधार पर पूरे आईआर को हम फ्रेम करके पढ़ते हैं। तो रशिया ने यहां पर एक्यूज किया कि यूक्रेन एंड द यूएन जो है आपका ऑफ डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर एंड हैज सेड इट नीड्स सिक्योरिटी गारंटीज फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन। तो बोला भैया हम अपने प्रोटेक्शन खुद करेंगे। ये लोग यहां पर समस्या जो है वो समस्या क्या कर रहे हैं, जनित कर रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं कि यहां स्टेबिलिटी, स्थिरता को ये है अस्थिर करने में लगे हैं भैया यूएसए और रूस, मतलब यूएसए और यूक्रेन। ये वक्तव्य रूस बोल रहा है। अब G7 के बारे में बताया जा रहा है, तो 7 लोगों का इनफॉर्मल ग्रुप है ये आपका, और इसमें जो आपकी रिचेस्ट डेमोक्रेसी आती है, यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली, जापान और जर्मनी और यूके। द हेड्स ऑफ विच होल्ड एन एनुअल समिट विद यूरोपियन यूनियन एंड अदर, जो भी आपके इन्वाइट किए जाते हैं वहां पर। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन वगैरह होता है, इसमें ईयू भी है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर बताया जा रहा है, सबके यहां पर दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी भी संस्था को बताना है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, तो देखें हम कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, वैश्विक जनसंख्या में इनका कितना योगदान, उसी से तो पता चलेगा कि कितना जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो रिप्रेजेंट करती है पूरी ग्लोबल जीडीपी का 40%। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि G20 कैसी बॉडी है, और इसी आधार पर उसका आंसर लिखेगा, है ना, कि वो किस तरीके से वैश्विक आर्थिक आयाम पर अपना योगदान देती है, ठीक है ना, G20 का, ठीक है। यहां पर G7 के बारे में बात करें, अब 40% ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, G7, और जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की उसकी 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। G7 ड्रॉ करता है, जो इसके रूट्स हैं वो कहां से ड्रॉज होते हैं, फ्रॉम अ मीटिंग बिटवीन द करंट G7 मेंबर्स
excluding Canada, that took place in 1975. At the time, the global economy was in a state of recession due to the OPEC oil embargo. तो सीधी बात है, OPEC जो तेल प्रतिबंध का संदर्भ था, उस कारण जो है उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की अवस्थिति में थी, है ना। 70 के दशक में आप देखेंगे तो वर्तमान G7 सदस्यों के बीच एक बैठक से संबंधित है ये, है ना। इसके निर्माण की जड़ें जो है कनाडा को छोड़कर वहां से रिलेटेड है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं यूरोपियन कमीशन के, उन्होंने पूछा भी, वाज आस्क्ड टू जॉइन द मीटिंग इन 1977, तो उनको वहां पर इन्वाइट किया गया। एंड फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जब 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, एंड अ सब्सिक्वेंट दॉ इन रिलेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, रशिया वाज आल्सो इनवाइटेड टू जॉइन द ग्रुप इन 1998। इसके बाद ये ग्रुप जो है इसका नाम G8 हो गया 2014 में। उसके बाद रशिया को वापस निकाल दिए, क्यों? क्योंकि वहां पर क्रीमिया का मुद्दा था, जो भी आपका यूक्रेन से संदर्भित है। तो जो एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया था फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है, तो क्रीमिया के अधिग्रहण के लिए जो है वो यहां से रशिया को वापस से हटा दिया गया, तो वो G8-1 वापस से G7 हो गया। तो जो प्रेसिडेंसी है G7 मीटिंग्स की, वो आपकी आयोजित की जाती है ईच ऑफ 7 कंट्रीज इन टन बाय टन ईच ईयर, प्रतिवर्ष। द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड होस्टिंग द मीटिंग, जैसा कि सारे के सारे ग्रुप्स की मीटिंग में किया जाता है, कोई भी नई चीज नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल है, ये भी आपका जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको, और जीएस पेपर 3 में, क्योंकि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। तो यूएन ने यहाँ पर ग्रांट किया है पर्यवेक्षक का दर्जा आईएसए को, ये आपका हिस्टोरिकल डिसीजन है। अब देखिए, अब यहां पर ये कंटेक्स्ट है, क्यों किया गया? क्योंकि ये एम्पेटस देगा, कहां पर एम्पेटस देगा? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। दिस विल हेल्प इन ब्रिंगिंग इक्विटेबल एनर्जी सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड। एक तो हम फॉसिल फ्यूल्स से जो है आपका वो स्विच करेंगे ग्रीन एनर्जी में, है ना, जो हमारी आवश्यकता भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और जो भी आप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आपदा वगैरह देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है ना। कैरिंग कैपेसिटी से किसी भी चीज का ज्यादा हम जब एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, दोहन करेंगे, तो वही पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये आपका कोविड से भी जो है जाके कनेक्ट होगा। क्या पॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं? पॉल्यूशन को सिर्फ इतना बिल्कुल माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखने की जरूरत है हमको। आईएसए के बारे में बताया जा रहा है, तो 124 कंट्रीज का ये आपका एक क्या है, गठबंधन है, ठीक है ना, जिसमें आपके मैंने पहले ही बताया कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है आपका, उसके बीच वाला क्षेत्र है ना, 23.5 जो है आपका, है ना, नॉर्थ, और 23.5 जो है आपका साउथ। तो यहीं पर जो है सूरज की रोशनी वर्ष भर सीधी पड़ती है, इसलिए वर्ष भर जो है प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा यहां पर उपलब्ध होती है। तो वैसे ही देश इसमें सम्मिलित है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया इंडिया के साथ, इंडिया के द्वारा पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान। तो मोस्ट ऑफ देम बीइंग द सनशाइन कंट्रीज विच लाई अदर कंप्लीटली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। रेपिटेशन है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब इसका जो प्राथमिक उद्देश्य वो क्या है? तो जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है, उसको खत्म करना है, और सौर ऊर्जा का जो है वो आपका कुशलतम, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज करना है हमको, एफिशिएंट जो है कंजम्पशन, उसको यहां पर करना है, उसको सुनिश्चित करना है। ये इनिशिएटिव जो है सबसे पहले प्रपोज किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उनके स्पीच में नवंबर 2015 में एट जो आपका वेम्बले स्टेडियम है लंदन में, HA9OWS यूनाइटेड किंगडम लिखा गया है, इन विच ही रेफर्ड टू सनशाइन कंट्रीज एज क्या, सन्स ऑफ द सन, मतलब सूर्य पुत्र, ठीक है। अब ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारें इसमें इंडल्ज हैं, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये ट्रीटी बेस्ड है, आपका एक गठबंधन है। ये लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, at the India Africa Summit में, and a meeting of member countries ahead of the 2015 जो आपका पेरिस क्लाइमेट डील थी, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, नवंबर 2015 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जो है इसको साइन कब किया गया, है ना, तो इसमें जो सिग्नेचर किया गया वो मराकेश ट्रीटी, मोरक्को में 2016 नवंबर में, जिसमें 200 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। इसका जो हेडक्वार्टर है मैंने पहले ही बताया, ग्वाल पहाड़ी जो है आपकी गुरुग्राम में, वहां पर लोकेटेड है। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। इसका लक्ष्य है सौर ऊर्जा उपयोग को जो है बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, उसी से रिलेटेड है। पेरिस में इस तरीके के जो अलायंस को शुरू किया गया वैश्विक समुदायों के संदर्भ में, तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो जलवायु परिवर्तन की हमारे समक्ष चुनौती है, तो उससे निपटने
रखने के लिए ये एक मेन क्या है, डोमेन है, महत्वपूर्ण आयाम है। इसके लिए विकासशील देशों की ईमानदारी और कम कार्बन विकास पथ पर स्विच करने के लिए एक मजबूत संकेत भी ये आपका भेजता है। सीधी बात है, जो कॉन्सर्न है क्लाइमेट चेंज को उसको एड्रेस करेगा, ये आपका वहां पर सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये आपका, और स्विच करेगा लो कार्बन ग्रोथ पाथ में, है ना, क्योंकि विकासशील देशों में अभी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर वहां से जो पॉल्यूशन होता है उसको भी हम अगर रोक लेते हैं, हालांकि यहां पर डिबेट दूसरी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, आप लोग देखते होंगे, है ना, तो उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है। तो इंडिया ने सबसे पहले प्रपोज किया कि कनेक्ट किया जाए सोलर एनर्जी सप्लाई चेन को पूरा अक्रॉस बॉर्डर्स एट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2018, और अलाउ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ एक्सेस रिन्यूएबल पावर टू सेंड पावर टू अदर कंट्रीज। सीधी बात है, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बिजली की पहुंच को सुलभ बना देना, और स्वच्छ ऊर्जा भी है ये, तो वो भी एक आयाम हो गया आपका। तो सौर ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव उन्होंने रखा, एक देश से दूसरे देश में भी, है ना, तो इंटर कंट्री मतलब कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब इंट्रा और इंटर में डिफरेंस होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो द प्रपोजल इज एम्ड एट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई फ्रॉम सोलर पावर प्लांट्स। तो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के मुद्दे को संबोधित करना है कि किस तरीके से सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा, है ना। और उसमें बताया जा रहा है कि विच डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर द सन हैज सेट, जो सूरज ढलने के बाद बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे देशों की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशनल जो ट्रांसनेशनल ग्रिड की बात कर रहे हैं, ट्रांसनेशनल अंतरराष्ट्रीय ग्रिड की बात कर रहे हैं, वुड अलाउ कंट्रीज to source solar power from regions where it is daytime to meet their green energy needs, even when their own installed solar capacity is not generating energy। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो OSOWOG जो आपका प्रोजेक्ट है आपका, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर से रिलेटेड है अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, काफी लंबी दूरी के संदर्भ में है। वुड रिक्वायर लार्ज कैपिटल, सबसे पहली चीज चुनौती की बात कर रहे हैं, है ना, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की, तो भैया इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे आप, तो वहां पर पावर फैक्टर लॉस भी तो आता है, और फिर उसके लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक पूंजी की, बृहद मात्रा में, व्यापक पैमाने पे पूंजी की आवश्यकता होगी। पहली ये आपकी चुनौती, हर योजना में आता है, टू सेटअप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। दूसरी बात, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि जब ट्रांसमिशन लाइन काफी दूर तक जाएगी तो उससे क्या होगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, सीधी बात है, पावर फैक्टर लॉस है। उसके बाद यहां पर यह भी नोट किया गया है कि इसमें जो पहला स्टेप है OSWOG का, वुड बी सोलर पावर ट्रांसफर बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले पड़ोसी जो देश हैं वहां पर तो भेज के देखें उसको हम, तो वहां पर सबसे पहले कि इनके बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे आसपास के कुछ पड़ोसी देश है, ठीक है ना, आप लोगों को पता ही है सब कुछ। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देखेंगे, ये संपन्न प्रोजेक्ट के बारे में है। तो 1 लाख से अधिक जो आपके पेंशनर्स हैं अभी, है ना, वो आपके सर्विस बाय प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया वाया संपन्न, विच हैज इंप्रूव्ड द सर्विस डिलीवरी टू पेंशनर्स बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो सेटअप। ये कीवर्ड है, सिंगल विंडो सेटअप कर देंगे हम, वहां से जो पेंशनर्स है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, वो आसानी से सारी चीजों को वहां से एक्सेस कर पाएंगे, सीधी बात। अब ये जो है आपका, ये इंश्योर करेगा क्या, recurring monthly savings to the government of India on account of commission जो है आपका being paid to banks, post offices for payment of pension which approximately amount 11.5 crores as of June 2021। तो ये आवर्ती मासिक बचत होगी और ये बता रहे हैं कि इतनी होगी, तो ये सीधा सीधा फायदा हो गया। उसके बाद बेनिफिट्स बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या इंश्योर करेगा, तो सीधी बात है टाइमली सेटलमेंट होगा पेंशन केसेस का, ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर होगा उसका प्रावधान किया जाएगा, लॉग इन कर सकेंगे हर पेंशनर, है ना, इनेबल कर सकेंगे अपनी एक्सेस को, पहुंच को सुनिश्चित कर सकेंगे, कहां तक, जो की इंफॉर्मेशन है लाइक पेमेंट हिस्ट्री, तो सारी डिटेल्स उनको वहां पर ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता है ये आपकी, ई गवर्नेंस है आपके, ये सुशासन से संदर्भित है। ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकेंगे अपनी शिकायतों को और उनका जो है टाइमली एसएमएस अलर्ट आएगा और वहां पर समाधान भी उनको मुहैया कराया जाएगा। अब संपन्न के बारे में बता रहे हैं, तो सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन स्कीम है ये आपकी, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इंप्लीमेंट किया जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। ये आपका इट वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन, राष्ट्र को समर्पित है ये आपकी योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था, समर्पित किया गया था राष्ट्र को 29 दिसंबर 2018 को, तो दिसंबर 2018 याद रख सकते हैं, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये करेगा क्या, तो सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेस है और पेमेंट सिस्टम है। ये किसका है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स के लिए है। ये डायरेक्टली
क्रेडिट करेगा पेंशन को जो बैंक अकाउंट्स होंगे पेंशनर्स के, ठीक है। तो कोई बिचौलिया नहीं होगा, टाइम सेविंग होगा, मनी सेविंग होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सारी चीजें हैं यहां पर। इसके बाद द सिस्टम हैज हेल्प द डिपार्टमेंट इन फास्टर सेटलमेंट, सीधी बात है, तीव्रतम हो जाएगी प्रक्रिया आपकी जो पेंशन केसेस हैं, तो इंप्रूव होगा वहां पर रिकंसिलेशन, ऑडिटिंग, ईज ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा, है ना। मैंने पहले ही बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी का सब पार्ट है ये आपका। संपन्न जो है आपका हैज बीन आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन सेटलिंग क्लोज टू 76,000 बीएसएनएल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2019 केसेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 मंथ। तो सीधी बात है कि जो 76,000 मामलों का निपटान था सेवानिवृत्ति योजना 2019 के संदर्भ में, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना थी, तो उसको निपटाने में भी तीव्र तरीके से, कम समय में, इफिशिएंट तरीके से जो है उसको सॉल्व करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफी कम टाइम में, 6 महीने के अल्पावधि में ही उसको निपटा दिया था बीएसएनएल ने, है ना। बीएसएनएल के जो आपके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संदर्भित लोग थे, 76,000 केसेस को इसने सॉल्व किया विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अब संपन्न जो है एक सिस्टम है विद अ फ्लेक्सिबल डिजाइन व्हिच इनेबल्स इट टू अकोमोडेट एवर एक्सपेंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो लगातार जो बढ़ती आवश्यकताएं हैं, है ना, तो उनको भी समायोजित करने में सक्षम बनाएगी आपकी, है ना। इसके बाद जो हुनर हाट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, 3rd पेपर से रिलेटेड है, 2nd पेपर में भी रख सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ से भी रिलेटेड है आपका। तो रिसेंटली द 34th एडिशन ऑफ हुनर हाट जो सूरत गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया, स्टेट पीसीएस से पूछा जा सकता है कहां पर आयोजित किया गया इसको हुनर हाट को, तो सूरत गुजरात में किया गया, 34th एडिशन है ये आपका। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो माइनॉरिटी जो आपका क्या है, माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है इस तरीके के हाट को, वेयर आर्टिसंस फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव पार्टिसिपेटेड। तो सारे राज्यों से और यूनाइटेड जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है वहां से लोग वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता क्या है ये, तो ये भैया अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगर जो होते हैं आपके, है ना, जो वो आपके हस्तशिल्प और जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, है ना, ताकि उनकी चीजें दुनिया के सामने आए तो उनको उचित मूल्य मिले, ठीक है ना, और उनकी जो अपनी स्किल है उसको भी वहां पर क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो इस तरीके से वहां पर क्या लगाया जाता है, हाट प्रदर्शनी लगाया जाता है देश के विभिन्न हिस्सों में, उस तरीके का ये कार्यक्रम है। अब आगे की ओर देखेंगे हम, तो ये पहली बार जो लॉन्च किया गया था 2016 में किया गया था, और अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगर के द्वारा जो बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी है, स्वदेशी जो आपका स्वावलंबन है, ठीक है, और वोकल फॉर लोकल, ठीक, ये मतलब स्पेसिफिक क्षेत्र में होने वाले उत्पादों के लिए, और स्वदेशी स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत, सब यहीं से रिलेटेड हो जाएगा। तो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है आपका जो स्ट्रेंथन करेगा आपका इस तरीके के इनिशिएटिव्स को, वोकल फॉर लोकल हो गया, स्वदेशी स्वावलंबन हो गया। हुनर हाट को ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मैंने पहले ही बताया, अंडर उस्ताद स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा 2-4 लाइन में उस्ताद स्कीम के बारे में। अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइड करना मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सपोजर और अवसरों की समानता, जो आर्टिकल 16 है रोजगार के अंतर्गत, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे तभी तो डेमोग्राफिक जो हमारे यहाँ डिविडेंड है उसको मोबिलाइज कर पाएंगे, वरना वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में लगे हुए आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडिशनल जो आपके कलिनरी एक्सपर्ट्स है, एंड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्समैन, वेवर्स, आर्टिसंस हु आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन द ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल वर्क, जो परंपरागत अपने जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, तो उनकी स्किल जो है उसको मोबिलाइज करना, उनको उचित मूल्य दिलवाना, उनको रोजगार दिलाना, उनको मार्केट में एक्सपोजर देना, ये सब जो है सरकार का काम है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है राज्य का प्रमुख उद्देश्य है, जो हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं, और हमारे यहां वो मेन किसी भी लोकतांत्रिक देश का लक्ष्य भी होता है। तो इट हैज प्रूव टू बी इमेंसली बेनिफिशियल एंड encouraging for artisans and craftsmen as lakhs of people visit the हुनर हाट। अब बहुत सारे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उनकी चीजों को बाय भी करते हैं वो लोग, उनको पता भी चलता है कि ऐसी भी परंपरागत उत्पाद इस क्षेत्र से संदर्भित है, एंड परचेज इंडिजीनियस हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑफ आर्टिसंस ऑन अ लार्ज स्केल। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लैक्स ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। नॉर्मल से चीज है, इससे संदर्भित और जो अन्य योजनाएं हैं आपकी, जो आपकी अल्पसंख्यकों से संदर्भित है, वो देख जाइएगा, यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, इसको देख जाइएगा आप लोग। अब आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और कुछ जो है यहाँ पर तीसरा जो जीएस पेपर 3rd है उससे रिलेटेड ये जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली आपका जीएस पेपर 1 में भी पूछा है कई बार कि भैया ये जुपिटर मिशन है या मार्स मिशन, तो ये क्यों भेजा गया था, वो पृथ्वी की उत्पत्ति में किस तरीके से सहायक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में फ्रेम कर दिया था। हम सोचते हैं कि साइंस टेक्स्ट केवल जीएस पेपर 3 में पूछेगा, ठीक है ना, देखेगा आप लोग, वॉश को भी वहीं पर पूछ लिया था उसने जीएस पेपर 1 में। तो ये दिसंबर 9 दिसंबर को डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। नासा ने लॉन्च किया है नया मिशन जिसका नाम है इमेजिंग एक्सरे
पॉलिरीमेट्री एक्सप्लोरर और XIXPE। अब इस मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए और भी चीजें आप लोगों ने सुना होगा, जैसे टेलीस्कोप के बारे में, नासा का एक्सोप्लैनेट जो आपका मिशन था जिसमें हबल है, आपका टेलीस्कोप है ना, स्पिट्जर है, कैपलर है, टेस है, JWST है ना, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर देखेंगे हम इस मिशन के बारे में। तो ऑन बोर्ड स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, ये एलन मस्क जी की है ना, ये आप भली भांति परिचित होंगे इससे। तो इट वाज सेंट टू इट्स ऑर्बिट फ्रॉम नासास कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, तो यहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये जॉइंट एफर्ट है किसका किसका, तो नासा का और इटालियन जो आपकी स्पेस एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये मिशन स्टडी क्या करेगा ये जानने की जरूरत है हमको। तो द मोस्ट एक्सट्रीम एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, फिर ब्लैक होल, फिर डार्क मैटर की बात, सुपरनोवा जो आपके रेमिनेंट से मैंने पहले ही बताया, नोवा सुपरनोवा के बारे में, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बारे में भी बताया, एंड डजन्स ऑफ अदर हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स। इस मिशन का प्राइमरी जो लेंथ है, टाइम जो है, इज 2 इयर्स एंड द ऑब्जर्वेटरी विल बी एट 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, 600 किलोमीटर। ऑर्बिटिंग की बात करें अराउंड अर्थ इक्वेटर के थ्रू जो है, मतलब जैसे दो तरीके होते हैं ना, आपके सन सिंक्रोनस होता है, आपका जियो सिंक्रोनस होता है, तो ये आपका इक्वेटर के है ना अराउंड वाला जो है आपका वो है, ठीक है ना। अब IXPE जो है एक्सपेक्टेड है टू स्टडी अबाउट 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन इट्स फर्स्ट ईयर इन स्पेस। अब यहां पर इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं, तो 3 जो है आपकी बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एम्बेडेड जो है आपकी वहां पर दूरबीन या टेलीस्कोप लिखी जैसे लगी हुई है इसमें। इसके बाद यहां पर ईच ऑफ द 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप्स होस्ट 1 लाइट वेट एक्सरे मिरर एंड 1 डिटेक्टर यूनिट। इसके बाद ये हेल्प किस में करेगा, तो ऑब्जर्व करने में जो आपका पोलराइज्ड एक्सरेज है फ्रॉम न्यूट्रॉन्स, स्टार्स एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ठीक है ना। इसके बाद ये मेजर करेगा पोलराइजेशन ऑफ दीज एक्सरेज एंड वो स्टडी भी कर सकेगा कि ये जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, और अंडरस्टैंड करने में मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी वहां पर एनहांस करेगा जो ज्योमेट्री के संदर्भ में और इनर वर्किंग ऑफ द लाइट सोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब यहां पर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, यहां पर डायग्रामेटिक आपका रिप्रेजेंटेशन है, देख लीजिएगा आप लोग, ये मैंने आपको पहले ही बताया है और ज्यादा अच्छे से बताया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो वो कंसेप्चुअल चीज है और यहां पर इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहां पर जो नया नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू मिशन जो है आपका विल कॉम्प्लीमेंट किसका पूरक है, तो एक्सरे टेलीस्कोप सच एज द चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। अब ये किसी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे है क्या, कोई चंद्रशेखर सीमा भी होती है क्या, आप ये बताइएगा। एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एक्सरे ऑब्जर्वेटरी थी जिसको XMM न्यूटन बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, ये कंटेक्चुअल पार्ट है, ये स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है यूपीएससी। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका पोलराइजेशन मेजरमेंट जो है हेल्प करेगा साइंटिस्ट को कुछ जवाब देने में, कुछ जो अनकहे उत्तर हैं, जो मिस्ट्री है हमारे ब्रह्मांड में उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले ब्लैक होल कैसे घूमते हैं उसके बारे में बताएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को एड्रेस करेगा ये कि आकाश गंगा के सेंटर में जो ब्लैक होल है वो अतीत में किस तरीके के पदार्थ से मिलकर बना होगा और किस तरीके के सक्रिय रूप से जो उन पदार्थों का संग्रहण कर पा रहा होगा वो सराउंडिंग मटेरियल के बारे में। हाउ डू पल्सर्स शाइन सो ब्राइटली इन एक्सरेज, इसको आंसर करेगा। व्हाट पावर्स द जेट्स ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज। इन पॉइंट्स को आप अपने पास रख सकते हैं, डायरेक्टली मेन से पूछा जा सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन को एड्रेस करेगा, तो वहां पर हम इन पॉइंट्स को रख सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, कंटेक्चुअल पार्ट है, कोई एनालिसिस इसमें जो है अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। साइंस टेक वाले पार्ट को हमको बिल्कुल कंटेक्चुअल लिखना होता है, ठीक है ना। उसका अगर कोई सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, तो वो हम थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट वहां पर एम्बेडेड करते हैं, दैट्स इट। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम और नेक्स्ट फेज जो है हमारा वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। पहला जो क्वेश्चन है रामानुजन अवार्ड से रिलेटेड है, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो पहला जो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि ये जो आपका अवार्ड है वो यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, डेवलप कंट्रीज से जो भी आपके यंग मैथमेटिशियंस होते हैं, और इनको अवार्ड एनुअली दिया जाता है सिंस 2010, मतलब 2010 से। तो ये गलत है, 2005 से दिया जा रहा है लगातार ये विकासशील देशों के जो युवा गणितज्ञ हैं उनको रामानुजन पुरस्कार। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, इसको एलिमिनेट कर देंगे आप। तो पहला एलिमिनेट कर दिया आपने, आंसर वैसे भी मिल गया। दूसरा जो ये है कि ये जो अवार्ड दिया जाता है किस तरीके के रिसर्चर्स को, फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्रीज हु इज द लेस देन 45 years of age ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ द अवार्ड, मतलब 45 साल तक की एज होनी चाहिए उनकी, अपर सीलिंग लगा दी इन्होंने। एंड हु हैज कंडक्टेड आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन अ डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो है कि रामानुजन प्राइज जो यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज में से जो दिया गया है वो प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। तो आंसर आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो ये क्वेश्चन है
इसमें पूछा जा रहा है कि जो एशियन पावर इंडेक्स है उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये सिडनी में बेस्ड आपकी लोवी इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि एशियन पावर इंडेक्स जो है वो आपका 52 नेशंस को बना के यहां पर रैंकिंग दी जाती है और टेरिटरीज को मिला के 52 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग, ये गलत है, इसमें 26 देशों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। और एशिया पैसिफिक एरिया में से यहां पर जो चौथे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है वो हमारा इंडिया है, जिसका 100 में से 37.7 कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर है ना, जो तीसरे आपके स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा गलत है क्योंकि 26 नेशंस हैं इसमें। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट।